आइए, अब मैं इससे पहले कि निवेदन करूं श्रीमान ललित गुप्ता जी से कि ललित गुप्ता जी आए हमें कुछ बताएं। उनका छोटा सा परिचय पहले मैं दे दूंगा आपको। श्रीमान ललित गुप्ता जी नोट कर लें। श्रीमान ललित गुप्ता जी किसी परिचय के मोहताज वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग कोविड के दौरान हमारे योग संस्थान से जुड़े हों या जो और जो नए लोग हैं, थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक है। आप दिल्ली प्रांत और अंचल के प्रधान हैं। आप 2010 में दिल्ली प्रांत और अंचल के प्रधान चुने गए। इससे पहले आप 1985 से योग संस्थान से लगातार जुड़े हुए हैं। योग के प्रचार और प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। पिछले 35 वर्षों से आप देश भर के 23 प्रांतों में और मॉरिशस और दुबई में भी योग के प्रसार के लिए कई बार आप जा चुके हैं। और जब आपने 2010 में ये कार्यभार संभाला था दिल्ली प्रांत और अंचल के प्रधान का, उस समय दिल्ली में कुल कक्षाएं 400 थी और योग मंच की जो खपत थी दिल्ली में लगभग 36,000 के आसपास थी। और आज की तारीख में ये कक्षाएं 1400-1500 को टच कर रही हैं, 1400 के ऊपर जा चुकी हैं, 1500 होने वाली हैं। और योग मंदिर की जो खपत है केवल दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान भर की आधी खपत दिल्ली में होती है, जो कि 1 लाख से अधिक है। निष्काम सेवा को ही आपने अपने जीवन का ध्येय बना रखा है और आप इसे ही ईश्वर की सच्ची इबादत और पूजा समझते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का प्रतीक है। सर, आपने 2009 में जनवरी 2009 में योग गोष्ठी का शुभारंभ किया था और श्रद्धेय श्री शरतचंद्र अग्रवाल जी ने भी साथ ही साथ दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को गति दी है तब से लेकर अब तक। और ये हमारी 137वीं योग गोष्ठी है। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप श्री मुख से सुनना चाहेंगे। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप योग गोष्ठी के इतिहास को बताएं। और हम केवल एक प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं सर, सभी लोग, कि ये योग गोष्ठी क्यों? श्रीमान ललित जी। हाँ जी, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी योग जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत महान कर्म योगी सरदेव प्रकाश लाल जी को भी हार्दिक नमन करता हूं। उनका हम सब पर कोटि कोटि आशीर्वाद है। आप सभी ने योग गोष्ठी में इतनी ज्यादा संख्या में उत्साह के साथ शामिल होकर योग के प्रति जो निष्ठा, जिज्ञासा और विश्वास दिखाया है वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। भारतीय योग संस्थान गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास नहीं रखता। हम सब भारतीय योग संस्थान को गुरु मानते हैं। हमारा गुरु ऑलमाइटी गॉड है तथा योग संस्थान है। इनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। भारतीय योग संस्थान संसार की अनूठी संस्था है, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ कोई जाति पाति नहीं है, जहाँ कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं है। हम सब साधक हैं, सब मिलकर भारतीय योग संस्थान है। भारतीय योग संस्थान 53 वर्षों से योग से मानव कल्याण में लगा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जियो और जीवन दो तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः है। आइए जानते हैं योग गोष्ठी क्यों प्रारंभ की गई। योग गोष्ठी वास्तव में सत्संग है जो हमें सिखाता है औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर हाथसू रामायण है और प्रत्येक कर्म ही गीता है। निष्काम कर्म ही सुख का आधार है। निष्काम कर्म ईश्वर की सच्ची इबादत तथा पूजा है, जो दूसरों के जीवन में ऊर्जा देता है, सबसे पुण्य का काम करता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। जीवन में क्या करना है रामायण से सीखते हैं, जीवन में क्या नहीं करना महाभारत से सीखते हैं, और जीवन में कैसे जीना है वो योग से सीखते हैं। हम जो स्वयं के लिए करते हैं वह हमारे साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम जो दूसरों के लिए निष्काम भाव से करते हैं वह अमर हो जाता है और हमारे साथ जाता है। योग का ज्ञान ही हमें सिखाता है
कि जीवन का असली आनंद पार्टिसिपेट में है, रनवे में नहीं। योग का ज्ञानी सिखाता है दुर्जन सज्जन कैसे बने, सज्जन संगठित कैसे बने, संगठित सज्जन सक्रिय कैसे बने। क्योंकि दुर्जनों का राज्य कायम इसलिए रहता है कि सज्जन सक्रिय नहीं बनते। इसका उदाहरण रामायण से आसानी से समझ सकते हैं। अगर भगवान राम सज्जनों को संगठित नहीं करते और सक्रिय नहीं बनाते तो रावण जैसे दुष्ट पर विजय पाना आसान नहीं था। आज भी राम राज्य को स्थापित योग को अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करके किया जा सकता है। हमारे संस्थापक महान कर्मयोगी श्रद्धेय प्रकाश लाल जी कहते थे, योगियों का सक्रिय बनाना होगा, तभी कलयुग को सतयुग में बदला जा सकेगा। और भारतीय योग संस्थान के मुख्य उद्देश्य जियो और जीवन दो को सार्थक किया जा सकेगा। वे कहते थे, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कथा क्षेत्र स्वर्ण क्षेत्र, संस्थान क्षेत्र कर्म क्षेत्र। योग वास्तव में सामान्य जीवन को दिव्य जीवन और निरोगी जीवन बनाने की महान कला है। योग गोष्ठी इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति का बड़ा माध्यम है। योग गोष्ठी के सत्संग से साधक को समझ में आने लगता है योग गोष्ठी स्वर्ण मनन चिंतन और आचरण का सफर पूरा कर आम आदमी को खास आदमी बनाता है। योग गोष्ठी में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों का समावेश है, जो मानव मन को निष्काम कर्म करने योग्य बनाता है और अंतःकरण को पवित्र करता है। योग गोष्ठी से साधक को समझ में आने लगता है पुरुषार्थ के संघर्ष से प्रारब्ध के संघर्ष को पराजित कर हमेशा आनंद के साथ कैसे जिया जा सकता है। अच्छाई को जानना अच्छी बात है, पर अच्छा होना और भी बड़ी बात है। यह योग सत्संग से आसानी से समझ में आने लगता है। योग का ढंग निराला है, इसको जितना अधिक समझते हैं और अपनाते हैं उतना जीवन आनंदित बनने लगता है। योग सत्संग से हमें अच्छे लोगों से मिलना सिखाता है और बुरे लोगों से बचना सिखाता है। संसार के सभी संघर्षों को योग से पुरुषार्थ कर जीत सकते हैं और हर समय हर्ष के संग रह सकते हैं। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क रंगों का है। योग अपनाकर मन चाहे रंगों से जीवन को भरा जा सकता है और अनचाहे रंगों से बचा जा सकता है। ईश्वर की तरफ से हमें ये जीवन रूपी अनमोल गिफ्ट मिला है, उसे योग के ज्ञान से आनंदित और संतुष्ट बना सकते हैं। जीवन में अविनाशी खुशी और शांति का एकमात्र साधन योग है। योग सत्संग से जल्द यह शांति अनुभव होने लगती है। योग का सत्संग सिखाता है कोई भी ज्ञान जब तक ज्ञान नहीं है जब तक जिया न जाए। जो योग सीखा जाए उसे जीवन में अपनाने से ही फायदा होगा। सुनना दिल से है और योग सत्संग से सुनने की अपार शक्ति बढ़ने लगती है। इस सत्संग से बिना शर्त प्रेम करने की अद्भुत शक्ति पैदा होती है। जो बदल सकते हैं उसे बदलने का पूरे मन से प्रयास करो, लेकिन पूरे प्रयास करने के बाद भी जो नहीं बदल सकते उसे बिना विचलित स्वीकार करो। जियो इस तरह कि ऐसा लगे कि जिंदगी आपको नहीं मिली बल्कि आप जिंदगी को मिले हैं। ये ऐसे लाभ हैं जो साधक को योग गोष्ठी से बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। इनके अलावा योग गोष्ठी के आयोजन से कुशल योग वक्ताओं का निर्माण होने लगता है। योग विषय पर गहराई से विचार आदान प्रदान होने से योग का ज्ञान बढ़ने लगता है और आचरण में आने लगता है। निष्काम कर्म गृहस्थियों का निर्माण करने से योग सत्संग की भूमिका बड़ी सकारात्मक रहती है। एक निष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण होने लगता है। साधकों का भटकना खत्म होता है और संस्थान के प्रति अटूट विश्वास पैदा होता है। योग गोष्ठी में योग वक्ताओं के विचार सुनकर ऐसा लगता है कि भारतीय योग संस्थान में योग के एक से एक बढ़कर हीरे भरे पड़े हैं। इन हीरों को गोष्ठी के माध्यम से तराशने पर चमक कई गुना बढ़ जाती है। ये भारतीय योग संस्थान की अक्षय पूंजी बन जाते हैं। ये ही फिर संस्थान का योग प्रचार एवं प्रसार घर घर पहुंचाने लगते हैं। ये गोष्ठियां योग कार्यकर्ताओं के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही हैं
और गृहस्थी योगियों को एक लंबी श्रृंखला तैयार कर रही है, जो समाज को देने में विश्वास रखती है, लेने में नहीं। मुझे पूरा विश्वास है योग विस्तार को गति देने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में महीने में एक गोष्ठी अवश्य आयोजित करें, जिससे भारतीय योग संस्थान के उद्देश्यों तथा श्रद्धेय प्रकाश लाल जी के सपनों को साकार किया जा सके। योग वक्ताओं के निर्माण को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं को बोलने का अवसर के साथ साथ योग लेख लिखकर भी अपने विचार रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन गोष्ठियों में सभी को विचार रखने का मौका दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक वक्ता का समय निर्धारित करना जरूरी है। इन वक्ताओं को अपने विचार निर्धारित समय में ही रखने होंगे, जिससे दूसरों के विचार भी सुन सकें। दिल्ली में प्रथम गोष्ठी 4 जनवरी 2009 से शुरू की, तब से लगातार गोष्ठी हर महीने के प्रथम रविवार को योगाश्रम में की जा रही थी। 22 मार्च 2020 से कोरोना की वजह से ऑनलाइन गोष्ठी शुरू करनी पड़ी। आज 5 जुलाई 2020 को 137वीं गोष्ठी है। इन गोष्ठियों से हजारों साधकों ने लाभ उठाया है और योग वक्ता और कार्यकर्ता बने हैं, जिन्होंने योग का प्रचार और प्रसार जोरों से किया है। इन गोष्ठी के आयोजन में श्री शरद चंद्र अग्रवाल जी का सक्रिय सहयोग शुरू से रहा है। मैं उनका हृदय से धन्यवादी हूँ। इसके अलावा सर्वश्री स्वतंत्र सैनी जी, श्री जयप्रकाश जी एवं रमन गीता जी का भी सहयोग सराहनीय रहा है। इनका भी आभारी हूँ। योग में आगे बढ़ना है तो आज मन में दृढ़ संकल्प करें कि मैं प्रत्येक गोष्ठी में शामिल रहूंगा तथा कुशल योग वक्ता बन समाज का भला करूंगा। जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो सफलता अवश्य में मिलती है। कविवर दुष्यंत कुमार ने ठीक कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सफलता उन्हीं के कदमों में आती है जो पुरुषार्थ करते हैं और संकल्प करके विकल्प की तलाश नहीं करते। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी एक प्रेरणादायक कविता में बताया है, अगर हम कोशिश करें तो सफलता ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सच ही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है योग करके तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति। कोरोना को भगाना है, सभी को योग करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान ललित जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए, प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए। आपकी दूरदृष्टि है जो बताती है कि आपका, जैसे मैं कह रहा था, ये योग गोष्ठी कोई आम गोष्ठी नहीं है, एक विशेष गोष्ठी है, ये वर्कशॉप है। आपने बिल्कुल संकेत साफ साफ दे दिया कि हमें योग साधकों का, योग कार्यकर्ताओं का, योग वक्ताओं का निर्माण करना हमारा मुख्य मकसद है आज की विशेष गोष्ठी से। और आपने ये भी सच ही कहा कि ये कोई एक आम मेला नहीं है, आम कार्य नहीं है, ये एक सत्संग है जो इसमें आएगा अवश्य कुछ न कुछ पाके लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।